भारतीय गांव में रोजगार की गारंटी का मतलब दशकों से MGNREGA रहा है। हाँ बिल्कुल। मतलब एक सीधा सवाल था, अगर गांव में किसी को काम ना मिले तो वो क्या करे, और सरकार का जवाब था हम काम देंगे। राइट, एक सेफ्टी नेट की तरह। एग्जैक्टली। लेकिन क्या हो अगर इस पूरी व्यवस्था को एक नए सवाल के इर्द गिर्द डिजाइन किया जाए? और वो सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या हम जो काम दे रहे हैं उससे 2047 का विकसित भारत भी बना सकते हैं? और ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है। बिल्कुल। आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, क्योंकि यही विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 का असली मकसद है। ये सिर्फ एक योजना का नाम बदलना नहीं है। नहीं, ये तो साफ है। ये सोच का एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है। सोशल सेफ्टी नेट यानी एक सामाजिक सुरक्षा कवच से नेशनल एसेट क्रिएशन यानी राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण की ओर। और इसी बदलाव में इसके सारे फायदे और शायद सबसे बड़े खतरे भी छिपे। बिल्कुल। रोजगार जरूरी है या नहीं? नहीं, वो तो है ही। हाँ, वो तो तय है कि जरूरी है। असली सवाल ये है कि आज के बदले हुए ग्रामीण भारत में, जहाँ गरीबी पहले से कम हुई है, लोगों के पास कमाई के नए साधन आए हैं, डिजिटल पहुंच बढ़ी है, वहाँ सरकारी पैसे का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे हो? क्या सिर्फ मजदूरी देकर लोगों को संकट से उबारना काफी है, या उस पैसे से कुछ ऐसा भी बनना चाहिए जो आने वाली पीढ़ियों के काम आए? एग्जैक्टली। चलिए तो फिर इसी बड़े सवाल को ध्यान में रखकर इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस बिल के समर्थक क्या कह रहे हैं। राइट। मजबूत करता है, ये कैसे? इसके लिए वो 3 मजबूत तर्क देते हैं। पहला, गारंटी वाले काम के दिनों को ही बढ़ा दिया गया है। अच्छा। जहां MGNREGA में प्रति ग्रामीण परिवार 100 दिन का काम मिलता था, अब उसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। ओके, तो सीधा सीधा 25% का इजाफा। हाँ, 25% ज्यादा काम की गारंटी। ठीक है, ज्यादा दिन मतलब ज्यादा आमदनी की सुरक्षा। और दूसरा तर्क? दूसरा है समय पर भुगतान। ये MGNREGA की एक बहुत बहुत बड़ी समस्या रही है। हाँ, हमेशा से। इस बिल में मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक या ज्यादा से ज्यादा पाक्षिक यानी हर 15 दिन में करना कानूनी तौर पर अनिवार्य किया गया है। तो देरी को खत्म करने के लिए एक बहुत ठोस कदम है। बिल्कुल। और तीसरा बिंदु शायद सबसे क्रांतिकारी है। वो क्या है? बेरोजगारी भत्ता। बिल कहता है कि अगर किसी ने काम मांगा और सरकार 15 दिन के अंदर उसे काम नहीं दे पाई, हाँ, तो उसे अनिवार्य रूप से मतलब मैंडेटरी बेरोजगारी भत्ता देना ही होगा, और इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्यों पर डाल दी गई है। और सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये काम के अधिकार को सिर्फ कागज से निकालकर हकीकत में लागू करने की कोशिश है। हाँ बिल्कुल। देखिए, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान तो MGNREGA में भी था, लेकिन मिलता कहाँ था? वही उसका इम्प्लीमेंटेशन इतना कमजोर था कि शायद ही किसी राज्य ने उसे ठीक से दिया हो। यहाँ मैंडेटरी या अनिवार्य शब्द का इस्तेमाल करके उस अधिकार को कानूनी तौर पर बहुत मजबूत बना दिया गया है। ठीक है, तो गारंटी मजबूत हुई, लेकिन इस बिल का सबसे दिलचस्प और शायद सबसे विवादास्पद पहलू ये है कि ये सरकारी पैसे को खर्च करने का तरीका ही बदल देता है। हाँ, अब रोजगार सिर्फ मजदूरी देने के लिए नहीं होगा, बल्कि उससे कुछ ठोस स्थायी संपत्ति बनाई जाएगी, ड्यूरेबल एसेट्स। हाँ। और ये MGNREGA की उस आलोचना का सीधा जवाब है कि उससे बने कई छोटे मोटे काम जैसे कच्ची नालियां या छोटे तालाब ज्यादा लंबे समय तक टिक नहीं पाए। राइट। ये बिल कहता है कि अब हर काम को अनिवार्य रूप से 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों से जोड़ना होगा। कौन कौन से हैं ये 4 क्षेत्र? पहला है जल सुरक्षा, मतलब नहरें, चेक डैम, तालाबों का पुनरुद्धार। दूसरा है मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे पक्की सड़कें, आंगनवाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, ये सब। हाँ बिल्कुल। तीसरा है आजीविका से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ग्रामीण हाट जहां किसान अपनी उपज बेच सकें, या अनाज रखने के लिए गोदाम। एग्जैक्टली। और चौथा, जो आज के समय में बहुत जरूरी है, जलवायु और आपदा शमन, यानी बाढ़ से बचने के लिए शेल्टर बनाना या जंगलों को आग से बचाने के उपाय करना। और ये सब एक नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक का हिस्सा होगा, है ना? हाँ बिल्कुल। बिल में इसका भी प्रावधान है। इसका मतलब है कि देश भर में इस योजना के तहत जो कुछ भी बनाया जाएगा उसे एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाएगा। तो छोटे मोटे बिखरे हुए कामों की जगह एक कोऑर्डिनेटेड, एक समन्वित विकास की रणनीति बनेगी। सही बात है। मतलब अब हर काम का एक बड़ा राष्ट्रीय लक्ष्य होगा। तो क्या हम कह सकते हैं कि अब फोकस खर्च से हटकर परिणाम पर आ गया है? कागज पर तो यही लक्ष्य है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आउटकम बेस्ड अप्रोच। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। क्या? जब आप आउटकम पर इतना जोर देते हैं तो प्रशासन अक्सर
आसान और दिखने वाले काम चुनता है, जैसे सड़कें बनाना। अच्छा। हो सकता है कि जो सबसे जरूरी काम हो, जैसे किसी सूखी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाना, वो मुश्किल और धीमा होने के कारण नजरअंदाज कर दिया जाए। तो आउटकम की परिभाषा कौन तय करेगा, ये बहुत अहम हो जाता है। ये एक बहुत जरूरी नुक्ता है। खैर, इतने बड़े स्तर पर एसेट बनाने के लिए जाहिर है प्लानिंग भी बेहतर करनी होगी। उस मोर्चे पर यह बिल क्या कहता है? यहाँ एक दिलचस्प मॉडल है, डिसेंट्रलाइजेशन विद इंटीग्रेशन। विकेंद्रीकरण और एकीकरण एक साथ। हाँ, योजना की शुरुआत गांव के स्तर पर ही होगी, विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के जरिए, ताकि स्थानीय जरूरतें पूरी हों। ठीक है। लेकिन साथ ही इन योजनाओं को पीएम गति शक्ति, जो कि देश के सभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को एक ही डिजिटल मैप पर लाने वाला एक बड़ा नेशनल प्लेटफॉर्म है, हाँ, उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे ये पता चलेगा कि गांव में बन रही एक छोटी सड़क किसी बड़े नेशनल हाईवे से कैसे जुड़ेगी। लोकल प्लानिंग भी हो गई और नेशनल कोऑर्डिनेशन भी। बिल्कुल। और पंचायतों को मजबूत करने के लिए ये भी अनिवार्य किया गया है कि कम से कम 50% काम उन्हें खुद ही लागू करना होगा। ठीक है, तो प्लानिंग बेहतर हो गई, लेकिन अच्छी प्लानिंग को भी पैसे की जरूरत होती है। एमजी नरेगा में तो फंडिंग और पेमेंट में देरी एक स्थायी समस्या थी। क्या ये बिल उसे भी ठीक करता है? हाँ, ये एक बहुत बड़े बदलाव का प्रस्ताव रखता है, डिमांड बेस से नॉर्मेटिव फंडिंग की ओर। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसे ऐसे समझिए, एमजी नरेगा एक ऑल यू कैन ईट बुफे की तरह था। हाँ। जितनी भूख हो, यानी जितनी काम की मांग हो, उतना पैसा केंद्र से राज्यों को मिलता था। सिद्धांत में ये अच्छा था, लेकिन व्यवहार में बजट का अनुमान लगाना मुश्किल होता था और अक्सर पेमेंट में महीनों की देरी हो जाती थी। एग्जैक्टली। और जी बिल एक थाली सिस्टम की तरह है। आपको और राज्यों को साल की शुरुआत में ही एक तय फॉर्मूले के हिसाब से पता होगा कि थाली में क्या और कितना मिलेगा। मतलब प्रिडिक्टेबल है। हाँ, प्रिडिक्टेबल है। इससे बजट बनाना आसान है और उम्मीद है कि पेमेंट की देरी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर अचानक ज्यादा भूख लग जाए? हाँ, यानी कोई आर्थिक संकट आ जाए तो मुश्किल हो सकती है। इस पर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो प्लानिंग बेहतर, पैसा भी पहले से तय, लेकिन एमजीएनआरजीए की सबसे बड़ी शिकायत तो हमेशा पैसे की लीकेज और भ्रष्टाचार को लेकर रही है। बिल्कुल। क्या ये नया बिल उस मोर्चे पर कुछ कर रहा है? हाँ, और यहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। बिल में डिजिटल अटेंडेंस, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, काम की जीपीएस टैगिंग और एआई आधारित निगरानी। हाँ, ताकि गड़बड़ियों को रियल टाइम में पकड़ा जा सके। और हर 6 महीने में सोशल ऑडिट को भी अनिवार्य किया गया है, जिसमें गांव के लोग खुद काम का जायजा लेंगे। और केंद्र की भूमिका? बिल में केंद्र सरकार को गंभीर अनियमितताओं की जांच करने और जरूरत पड़ने पर फंड रोकने का भी स्पष्ट अधिकार दिया गया है। मतलब ये सीधा उस दिक्कत पर चोट कर रहा है जो एमजीएनआरजीए की सबसे बड़ी सिरदर्दी रही है। तो कुल मिलाकर समर्थकों का तर्क है कि यह एक मजबूत गारंटी, विकास से जुड़ा काम, बेहतर प्लानिंग, प्रिडिक्टेबल फंडिंग और ज्यादा पारदर्शिता वाला सिस्टम है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है। हाँ, कागज पर तो बहुत अच्छा है, लेकिन जाहिर है हर बड़े बदलाव पर कुछ गंभीर सवाल भी उठते हैं। बिल्कुल। और सबसे पहली और गहरी चिंता इसी थाली सिस्टम या नॉर्मेटिव फंडिंग को लेकर है, जिसकी बात हम कर रहे थे। राइट। एमजी नरेगा की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो एक कानूनी सेफ्टी नेट था। कोई भी व्यक्ति कभी भी जाकर काम मांग सकता था और सरकार को काम देना पड़ता था। इट वॉज अ प्योर डिमांड ड्रिवन राइट। लेकिन अब इस नए संरचित सिस्टम में आलोचकों को डर है कि ये लचीलापन खत्म हो सकता है। हाँ। मान लीजिए किसी इलाके में सूखा पड़ जाता है या किसी फैक्ट्री के बंद होने से हजारों मजदूर गांव लौट आते हैं और अचानक बहुत से लोगों को काम की जरूरत पड़ती है। तो क्या ये नई प्रशासनिक प्रक्रियाएं उन्हें तुरंत काम दे पाएंगी? दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या काम का अधिकार कागज पर तो पहले से ज्यादा मजबूत दिखेगा, लेकिन जमीन पर उसकी पहुंच प्रशासनिक दक्षता पर निर्भर हो जाएगी। अगर प्लानिंग में चूक हुई या फंड समय पर रिलीज नहीं हुआ तो लोगों को तुरंत राहत कैसे मिलेगी? ये एक बहुत बड़ा जोखिम है, खासकर बाढ़, सूखा या किसी आर्थिक मंदी जैसे अप्रत्याशित झटकों के समय। बिल्कुल। दूसरी बड़ी चिंता राज्यों पर बढ़ते बोझ को लेकर है। अब मजदूरी की लागत में राज्यों को भी हिस्सेदारी देनी होगी। ज्यादातर राज्यों के लिए ये 60-40 का अनुपात होगा और बेरोजगारी भत्ते की 100% देनदारी भी उन पर ही होगी। ये राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म से जुड़ा एक बहुत अहम मुद्दा है। हाँ, आसान भाषा में कहें तो केंद्र और राज्यों के बीच पैसे और जिम्मेदारियों का बंटवारा।
तो सवाल यह है कि क्या बिहार या झारखंड जैसे गरीब राज्य या वो राज्य जिनकी प्रशासनिक क्षमता कमजोर हैं इस बोझ को उठा पाएंगे? पंजाब या महाराष्ट्र जैसे राज्यों की तरह शायद नहीं। और अगर नहीं तो हो सकता है कि अमीर राज्यों में ये योजना बेहतर चले और गरीब राज्यों में कमजोर पड़ जाए। और इससे तो देश में असमानता और बढ़ सकती है। सही बात है। इसी से जुड़ा एक सवाल केंद्र की भूमिका को लेकर भी है। बिल में केंद्र को फंड रोकने जैसी बढ़ी हुई शक्तियां दी गई हैं। क्या इससे राज्यों की स्वायत्ता कम हो सकती है? ये जवाबदेही और स्वायत्ता के बीच का एक क्लासिक तनाव है, अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी। राइट। एक तरफ भ्रष्टाचार रोकने के लिए मजबूत निगरानी जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ हर राज्य की अपनी अलग जरूरतें और परिस्थितियां होती हैं और उन्हें अपने हिसाब से काम करने की आजादी भी मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। इस संतुलन को साधना बहुत नाजुक काम होगा। हमने टेक्नोलॉजी के फायदों की बात की कि उससे पारदर्शिता आएगी, लेकिन क्या ये एक दो-धारी तलवार भी है? आधार, बायोमेट्रिक्स, एआई पर इतनी ज्यादा निर्भरता। हाँ, और यही चौथी बड़ी चिंता है, डिजिटल बहिष्कार का खतरा, द रिस्क ऑफ डिजिटल एक्सक्लूजन। बिल्कुल। हम जानते हैं कि ग्रामीण इलाकों में आज भी कई जगह इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है। कल्पना कीजिए उस 60 साल की महिला मजदूर की जिसके हाथ मजदूरी करते करते इतने घिस गए हैं कि अब बायोमेट्रिक मशीन उसका फिंगरप्रिंट नहीं लेती। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की नज़र में वो मौजूद ही नहीं है। इस एक व्यक्ति के लिए ये एफिशिएंसी नहीं बल्कि उसके हक से बेदखली है। और ऐसी लाखों कहानियां हो सकती हैं। टेक्नोलॉजी दक्षता तो बढ़ाती है, लेकिन अगर उसे संवेदनशीलता के साथ लागू ना किया जाए तो वो सबसे कमजोर लोगों को ही सिस्टम से बाहर कर सकती है। बिल्कुल। और आखिरी चिंता इस बिल के मूल दर्शन से जुड़ी है जिसकी बात हमने शुरू में की थी। हाँ। ये बिल ग्रामीण रोजगार को एक सामाजिक सुरक्षा कवच के बजाय एक विकास के उपकरण के रूप में देखता है। इसमें क्या समस्या हो सकती है? विकास तो अच्छी चीज है। समस्या प्राथमिकता की है। जब कोई आर्थिक संकट आता है तो एक भूमिहीन मजदूर को उस दिन अपने परिवार का पेट भरने के लिए तत्काल मजदूरी चाहिए होती है। सही बात है। उसे इस बात से शायद उतना मतलब नहीं होता कि गांव में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है या नहीं। तो क्या ये वैचारिक बदलाव उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है जिन्हें विकास नहीं बल्कि तत्काल राहत की जरूरत है? मतलब विकास के साथ रोजगार को जोड़ना जरूरी है, लेकिन ये सामाजिक सुरक्षा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यही संतुलन सबसे बड़ी चुनौती है। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? हमने दोनों पक्षों को सुना और समझा। एक तरफ मजबूत गारंटी, विकास और पारदर्शिता के वादे हैं, तो दूसरी तरफ लचीलेपन में कमी, राज्यों पर बोझ और बहिष्कार के खतरे। तो आखिर हम इसे कैसे देखें? देखिए, ये साफ है कि विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 ना तो ग्रामीण रोजगार अधिकारों को पूरी तरह खत्म कर रहा है और ना ही ये सिर्फ MGNREGA का एक मामूली विस्तार है। ये एक स्ट्रैटेजिक रीडिजाइन है। हाँ, एक पूरी तरह से नई सोच। ये आउटकम्स, अकाउंटेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को प्राथमिकता देता है, जो कि बदलते भारत की जरूरत भी है। लेकिन इसमें जोखिम भी हैं। हाँ, इसमें लचीलेपन में कमी आने और प्रशासनिक निर्भरता बढ़ने का एक बड़ा जोखिम है। इसलिए इस बिल की सफलता इसके इरादे पर नहीं, हाँ, और इस बात पर कि इसे लागू करने वाले लोग दक्षता और समावेशन यानी एफिशिएंसी और इंक्लूजन के बीच कितनी संवेदनशीलता से संतुलन बना पाते हैं। तो जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। जब हम टेक्नोलॉजी और डेटा को उपयोग करके किसी बड़ी राष्ट्रीय योजना को ज्यादा कुशल, ज्यादा आउटकम ओरिएंटेड बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम ये कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस प्रक्रिया में वो सबसे कमजोर व्यक्ति पीछे ना छूट जाए जिसका फिंगरप्रिंट मशीन नहीं पढ़ पा रही? विकास और कल्याण के बीच का ये संतुलन कैसे साधा जा सकता है, खासकर जब पैमाना पूरे भारत जितना बड़ा हो?